दर्शक नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्या। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तस्वीर साफ हो गई है। त्रिपुरा में बीजेपी ने सत्ता में वापसी की है। नागालैंड में भी बीजेपी और एनडीपीपी गठबंधन की सरकार की वापसी हो रही है। मेघालय में एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन यहां किसी दल के पक्ष में स्पष्ट जनादेश नहीं आया है। नतीजे के बाद दिल्ली से अगरतला तक बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल दिख रहा है। अलग अलग जगहों से तस्वीरें ऐसी सामने आ रही है जैसे वक्त से पहले ही होली त्योहार उनके लिए आ चुका हो। रंग, गुलाल और मिठाइयां बीजेपी दफ्तरों में बंटनी शुरू हो चुकी हैं। मेघालय में एनपीपी रुझानों में सबसे आगे इस वक्त चलती हुई नजर आ रही है। हालांकि आपको बता दें, चुनावों से पहले बीजेपी और एनपीपी अलग हो गए थे। संभावना प्रबल है कि एक बार फिर से दोनों साथ आ जाएं और वहां पर भी सरकार बीजेपी बना ले, लेकिन फिलहाल रुझानों में एनपीपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। विप्लव देश से हमने खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। देखिए, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के डेवलपमेंट जो है त्रिपुरा वासी ने देखा है। नॉर्थ ईस्ट को जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनाया है वो प्यार दिखता है और मैं साथ साथ त्रिपुरा की जनता को बधाई देता हूँ, इलेक्शन कमिश्नर को बधाई देता हूँ, पत्रकार बंधु को बधाई देता हूँ। त्रिपुरा का विकास पथ माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो शुरू हुआ 2018 में, वो जरूर और भी आगे लेके जाएगा। लेफ्ट को और कांग्रेस को क्यों नकार दिया? आप क्या लगता है, लेफ्ट को और कांग्रेस को क्यों नकार दिया लोग? देखिए, लेफ्ट को तो नकार चुके हैं त्रिपुरा के लोग 2018 में, और कांग्रेस इस बार इस इलेक्शन में प्रमाणित हुआ है। तो 2024 में क्या होने वाले हैं, लेफ्ट कांग्रेस सब लोग इकट्ठा हुआ है, किंतु मोदी लहर के सामने टिक नहीं पाया वो जनता के भरोसे के ऊपर। तो इसलिए ये संकेत दे दिया है 24 में क्या होने वाला है। उम्मीद से ज्यादा मिला है, उम्मीद इस ज्यादा की था। त्रिपुरा को कितना बड़ा चैलेंजर मानते हैं आप? त्रिपुरा को देखिए, संख्या तो इलेक्शन कमीशन के फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही डिक्लेयर होगी, किंतु अभी जनता ने जो इच्छा जाहिर किया है वो पता हो चुका है, और वो जीत जनता के आशीर्वाद है। माननीय प्रधानमंत्री के डेवलपमेंट का जो रास्ता नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने तैयार किया है वही रास्ता दिख रहा है। कम्युनिस्ट का अभी तक जो है, कम्युनिस्ट पिछले बार 40% के आसपास वोट मिली थी। आज कम्युनिस्ट को अभी तक जो मेरे पास सूचना है 25% वोट मिली है अभी तक। बाकी फाइनल रिजल्ट आने का, और लीडर ऑफ अपोजिशन का सीट भी उनको नहीं मिलने वाले हैं। को लीडर ऑफ अपोजिशन मिलने वाला है, इससे आप लोग संतुष्ट हैं? वो तो जनता, हम नहीं तय करते कौन अपोजिशन हो। त्रिपुरा को कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं? त्रिपुरा को कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं? त्रिपुरा को देखिए, वो राजनीति में कोई चैलेंज नहीं होता। हम लोग हर निर्वाचन को चैलेंज मानते हैं और पूरे समय काम करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, और भाजपा के कार्यकर्ता एक साथ मिलकर काम करता है। और मोदी जी का डेवलपमेंट, मोदी जी का घर, मोदी जी का पानी, मोदी जी का रास्ता, ये जनता ने उसको देखा। और लॉस हुआ है आदिवासी सीटों पर? जी, आपको लॉस हुआ है आदिवासी सीटों पर? नहीं, आदिवासी सीट में लॉस हुआ, नुकसान हुआ। वोटों परसेंटेज देखिए ना, अभी तक मुझे जहां तक जानकारी है 40% के आसपास हमारे को वोट मिल चुकी है, और कम्युनिस्ट को जो कि 40% उनको वोट मिली थी 18 में, अभी 25% मिल चुके अभी तक जो है। तो इसलिए ये प्रमाण करता है बीजेपी के साथ जनता है। कौन आदिवासी कौन नॉन आदिवासी उसमें हम नहीं जाता, हम सबका साथ सबका विकास करते हैं। 24 में क्या होने वाला है, उसका आगाज त्रिपुरा है। ये देखिए, ये लास्ट टाइम जो इलेक्शन त्रिपुरा में हुई थी वो एंटी इनकम्बेंसी इलेक्शन थी कम्युनिस्ट के खिलाफ, और इस बार जो इलेक्शन हुई मोदी जी के डेवलपमेंट का इलेक्शन हुई है, और त्रिपुरा के लोगों ने उस दिशा में मोहर लगाया। मैं आपके माध्यम से पूरे त्रिपुरा वासी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और जिन लोगों ने हम लोगों को वोटिंग नहीं किया उनको भी बधाई देता हूं। गणतंत्र डेमोक्रेसी में सबका अधिकार है अपना अपना मत जाहिर करने की, किंतु इतना सुंदर इलेक्शन हुआ। कम्युनिस्ट के समय इतना सुंदर इलेक्शन नहीं होती थी, इसके लिए मैं निर्वाचन कमीशन को भी बहुत बहुत 24 में जो होने वाला है त्रिपुरा, उसका आगाज है। देखिए, ये हमारे पार्टी की निर्णय होती है, और मानिक शाह के नेतृत्व में हमने लड़ा यहाँ माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, वही हमारे सामने सबसे बड़ा विषय है। और
पार्टी के निर्णय सर्वोपरि है। जनता ने अपना निर्णय दे चुकी है और अपने आप सभी रिजल्ट जब आएगी आपके सामने संख्या आ जाएगी और पार्टी का निर्णय हमारे पार्टी के फोरम में होती है। आपके सामने मैं निर्णय नहीं कर सकता। 24 में जो होने वाला है त्रिपुरा आज उसको दिखा दिया है कि ऐसा ही कुछ परिणाम 24 में। बिल्कुल 24 का परिणाम आज दिखा दिया। कांग्रेस सीपीएम सब इकट्ठा हो गया और मोदी लहर के सामने सबको हारना पड़ा। तो इसलिए ये त्रिपुरा के जनता ने दिखा दिया और त्रिपुरा के जनता को 2019 में मोदी जी ने लोकसभा इलेक्शन में बोला था त्रिपुरा के लोग दूरदर्शी है, त्रिपुरा के लोग जानते हैं, त्रिपुरा के लोग मेहनती है और त्रिपुरा के लोगों ने दिखा दिया भारत को, बाकी प्रांत को, जो क्या होने वाला है 2024 में। जी देखिए, आज जनता के जीत की जीन है। मैं सभी मित्र को बधाई देता हूं, सब होली खेले और राज्य में शांति बनाए रखें। तो ये जश्न की तस्वीरें आनी शुरू हो चुकी हैं और विप्लव देव वो जिनको पिछले साल ही हटाकर एक नया चेहरा बीजेपी लेकर आई थी माणिक साहा के तौर पर, क्या वही मास्टर स्ट्रोक बीजेपी का रहा जिसकी वजह से एक बार फिर से वापसी कर पाई है? अभी फिलहाल जो दिख रहा है त्रिपुरा में, क्या वही एक बड़ा रीजन रहा? ये बड़े सवाल जरूर है जिस पर मंथन होगा। मंथन न सिर्फ यहाँ बीजेपी कर रही है, यहाँ पे कांग्रेस को भी करना चाहिए क्योंकि अपना अस्तित्व खोती हुई फिलहाल चुनावों में यहाँ नजर आ रही। दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अगरतला से अनुपम मिश्र हैं और कोहिमा से ऋतिक मंडल हमारे साथ हैं। अनुपम, सबसे पहले क्योंकि आज बीजेपी के सामने वो मौका है, वो बीजेपी जो 1983 में उसने डेब्यू किया था, 4 उम्मीदवार उतारे थे और उन चारों उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाती है। वहां से ये सफर अब यहां तक पहुंचा है, जीत बड़ी है इसलिए जश्न भी बड़ा। हैं कि किस तरह से जश्न का माहौल इस वक्त बीजेपी जो चुनावी कार्यालय है उसके सामने दिख रहा है और ये दर्शा रहा है कि पिछली बार जो सीएम सीएम एड्रेस करने वाले हैं प्रेस को, हम वहीं चलते हैं, आपको दिखाते हैं सीएम कुछ बोलेंगे कि नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि कुछ महीनों पहले जब विप्लव देव को हटाकर यहां पर माणिक साहा को लाया गया तो वो एक बड़ा कदम बीजेपी के लिए था, संघर्ष वाला कदम था, लेकिन वो कदम बहुत ज्यादा रास आया है और उसी की वजह से माणिक साहा के नेतृत्व में ये इस वक्त इस तरह की जीत हमें बीजेपी को देखने को मिली है यहाँ पर। और यहाँ पर अभी मुख्यमंत्री माणिक साहा वो मीडिया को संबोधित करने वाले हैं। इस वक्त हम लोग प्रेस कॉर्नर में आ चुके हैं, ये पार्टी कार्यालय में। सीएम यहाँ पर बैठे हुए हैं पूरी तरह से होली के रंग में रंगे हुए। यहाँ पर पूरी तरह से होली के रंग में रंगे हुए और ये जीत का रंग उड़ता हुआ बीजेपी कार्यालय में भी नजर आ रहा है। त्योहार से पहले ही त्योहार का जश्न मनाते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता, इस समय जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं थोड़ी देर में पूरी तरह से बीजेपी कार्यालय में जो होली एक सप्ताह बाद होनी है वो पहले ही हो चुकी है और पिछली बार भी हमने इसी तरह का नजारा देखा था। इस बार उससे भी ज्यादा तरीके से होली खेली जा रही है और एक सप्ताह पहले ही होली हो चुकी है। और अब से थोड़ी देर में देखिए तैयारी यहाँ पर हो रही है, मीडिया से बात करेंगे माणिक साहा, उनको संबोधित करेंगे और पूरे रंग में नजर आ रहे हैं। जीत के लिए आश्वस्त जरूर वो थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डैमेज अनुपम त्रिपुरा मोथा ने जरूर किया है। वो आदिवासी बेल्ट ने वहां पर जरूर नुकसान बीजेपी को पहुंचाया, नहीं जीत थोड़ी और बड़ी होने की गुंजाइश दिख रही थी। अनुपम, ये नहीं है तो अनुपम देखिए जी, अनुपम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर अब से थोड़ी देर में देखिए माणिक साहब बैठे हुए हैं, थोड़ी देर में यहाँ पर पत्रकारों को संबोधित करने वाले हैं। वो तस्वीरें भी हम कोशिश करेंगे आप तक पहुंचाएं, लेकिन इन सब के बीच ये तस्वीरें जो आ रही हैं, झूमते नाचते गाते जश्न मनाने की तस्वीरें, ये बीजेपी दफ्तर से निकलकर सामने आ रही है क्योंकि जीत जो है वो बड़ी हुई है। 1983 में बीजेपी ने जब डेब्यू किया था 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और उस वक्त मतलब 1983 से 2013 तक बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी और आज आलम यह है कि अभी बढ़त के तौर पर पूरे एक तरीके से कहिए दूसरा टर्म बीजेपी अपने ही दम पर लाती हुई नजर आ रही है। तो जीत यहां पर बड़ी है।
सारी स्ट्रैटेजी भी बीजेपी ने यहां पर अपनाई, चाहे वो पिछले साल विप्लव देव को हटाकर माणिक साहा को सामने रख देना हो, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ना हो। ये कई बड़ी चीजें हैं जो बीजेपी ने दांव चला, उस दांव का असर भी होता हुआ नजर आ रहा है। ऋतिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कोहिमा से हैं। ऋतिक, यानी एक तरफ तो त्रिपुरा की तस्वीरें हम जश्न की देख रहे हैं, आप जहां पर हैं वहां पर आलम क्या है? वहां पर भी कुछ ऐसी तस्वीरें? देखिए, बीजेपी के शुभ शुरुआत तो नागालैंड से ही शुरू हुआ है। जैसे हम रुझान आते रहे, जैसे त्रिपुरा और मेघालय में थोड़ा हलचल रहा, लेकिन जो सीधे तौर पर एक आसान रास्ता बीजेपी एनडीपीपी के जो गठबंधन है उसके लिए नागालैंड में दिख रहा है। हालांकि यहाँ पर उस तरीके से सेलिब्रेशन नहीं होता, लेकिन दीमापुर में हमें कहा जा रहा है कि तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी के, वो राज्य के हो या फिर केंद्र के, वो वहां पर पहुंच रहे हैं। नलिन कोहली वहां पर पहुंचे हुए हैं, वहां पर भी सेलिब्रेशन है। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त में मैं हमारे दर्शकों को मैं बता दूं कि ये एक इतिहास रचने जा रहा है इस बार नागालैंड की विधानसभा, क्योंकि पिछले 60 वर्षों में जिसका इंतजार रहा, पहली बार एक महिला कैंडिडेट जो कि एनडीपीपी के है वो जीत हासिल कर चुके हैं। यानी 4 उम्मीदवार चारों राजनीतिक दलों से थे, लेकिन जो खबरें हमें मिल पा रही है कि फिलहाल जो एनडीपीपी का अहम किरदार है, महिला कैंडिडेट है, वो हकानी जखालू, वो जीत हासिल कर चुके हैं। यानी ये इतिहास रचने के कगार पर है। हमने देखा कि पिछले 60 वर्षों में जबकि नागालैंड के वोटिंग पैटर्न इस तरीके से है अर्पिता के वोटर में ज्यादातर संख्या महिलाओं के है, वो 60% जो वोटर है वो महिला है, लेकिन इसके बावजूद भी बढ़ चढ़कर महिला इस तरीके से राजनीति में शरीक नहीं होते थे। तो ये पहली बार होगा जब नागालैंड में एक महिला विधायक शायद महिलाओं के बात और आगे बढ़ाते हुए वहां पर पहुंचेंगे। हम सुन रहे थे कि यहाँ पर लोगों की मांगे, खासकर महिलाओं की वुमेन्स एम्पावरमेंट की वो मांग कर रहे थे, तो शायद उनके प्रतिनिधि बनकर जो एनडीपीपी के जो विधायक है जिन्होंने जो जीत हासिल कर चुके हैं वो वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन देखने वाली बात होती है जो चीफ मिनिस्टर है यानी जो नेफ्यू रियो, वो 5वीं बार के लिए मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे, तैयारी हो चुकी है और अभी तक वो कोहिमा में है। लेकिन अब हम जानते हैं कि जिस तरीके से जो गठबंधन का सरकार यानी बीजेपी और एनडीपीपी ये पहली बार चुनाव से पहले गठबंधन तैयार कर चुका था, तमाम वो रास्ते वो तैयार थे। हमने देखे कि तमाम नागालैंड के वो इश्यूज है, जैसे कि हम जानते हैं कि पीस टॉक्स, ये सरकार के तरफ से जितने भी यहाँ पर आउटफिट्स है, मिलिटेंट आउटफिट्स खासकर, उनसे बात शुरू हुई थी कई साल पहले, फिलहाल चल रहा है। तो ये सब डेवलपमेंट और उसके साथ साथ खासकर यहाँ के जो नागा इश्यूज है उसको रिजॉल्व करने की जो रास्ता फिलहाल धीरे धीरे आगे बढ़ते नजर आ रहा है। और खासकर बीजेपी जैसे केंद्रीय दल जिस तरीके से काफी लंबे अरसे वक्त फिलहाल जो पूर्वोत्तर भारत के इन सब राज्यों में पहुंचता है और डेवलपमेंट की जो हम कह सकते हैं कि हाईवे यहां तक पहुंचाने की कोशिश करती है, उसका ही फसल बीजेपी और एनडीपीपी को जो सरकार है उसको मिलती दिख रही है। हालांकि जिस तरीके से तस्वीरें वहां पर है, वहां तो यहाँ पर यानी नागालैंड कोहिमा में इस तरीके से लोग सेलिब्रेट नहीं करते। अर्पिता, मैं बता दूं चलते चलते कि यहाँ पर के जो पार्टी कार्यकर्ता है वो अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में लौट जाते हैं, वहां पर जो चुने गए उम्मीदवार भी लौटते हैं और नागालैंड की जो पुरानी रीति रिवाज है उसके तहत उन्हें स्वागत किया जाता है। तो यही यहाँ की रिवाज है। लेकिन हम अपेक्षा कर रहे हैं कि आज शाम तक चीफ मिनिस्टर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जो 5वीं बार के लिए वो शपथ ग्रहण की तैयारी कर रहे हैं, उनके निवास में है फिलहाल कोहिमा में, ऐसा ही बताया जा रहा है। लेकिन थोड़ा जो कलरफुल विजुअल्स है वो दीमापुर से आ रहे हैं, जहां पर बीजेपी का दफ्तर है वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, तमाम वो नेता पहुंच रहे हैं। किसको ये जो फिलहाल जो बताया जा रहा है कि जो कैबिनेट का गठन होना है उसमें बीजेपी की कितनी भागीदारी रहेगी और कितना एनडीपीपी का रहेगा, इन सब बातों में जो बातचीत है वो शायद शुरू हो चुका है, ऐसा खबरें हमें मिल पा रही है। अर्पिता, ठीक है, आप रहिए जरा, माणिक साहा क्या कह रहे हैं, उनसे हमने खास बातचीत की, जरा वो भी सुनवाते हैं। इस वक्त माणिक साहा हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपको धन्यवाद इस जीत के लिए। कितनी कठिन रही ये राह? नहीं, कठिन नहीं है, मेहनत तो जरूरी है। तो हम लोग काफी मेहनत किए, परिश्रम किए और उसका कोई विकल्प भी नहीं है। और खास करके हमारा प्रधानमंत्री जी जिस तरह उन्होंने त्रिपुरा को इतना वो लाइक करते हैं
और हमेशा उनको एड्रेस करते हैं। वो आए हैं बार बार यहाँ, हमारा अमित भाई जी यहाँ पर आए हैं, हमारा प्रेसिडेंट नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी आए हैं, राजनाथ जी भी आए हैं सभी, और असम का मुख्यमंत्री भी आए हैं, मणिपुर का मुख्यमंत्री आए हैं। तो इनका भी योगदान रहा। तो हम लोग मेहनत किए सब मिलके, कार्यकर्ता पृष्ठा प्रमुख से शुरू करके सब। तो ये रिजल्ट होना ही था, लेकिन और चाहिए हम लोग, और चाहिए था, वो नहीं हुआ, लेकिन हम लोग पूर्ण बहुमत मिल गया। लेफ्ट और कांग्रेस जब एक साथ आ रहे थे तो कुछ लगा था कि दो ताकतें एक साथ आ रही हैं जो लगातार विरोध में रही हैं? नहीं, देखिए इनका तो 2-3 लीडर है, वो अपना स्वार्थ के कारण ये अनहोली अलायंस किया है, और उसका रिजल्ट तो मिल ही गया उनको। वो तो पहले कह रहे थे, मिनिस्ट्री भी मैंने सुना ये लोग फॉर्म कर चुके थे, कौन किसको कौन डिपार्टमेंट मिलेगा, ये भी मैंने सुना। तो ये नेचुरली जो भी है, तो ये जनता उनको एक्सेप्ट नहीं किया। त्रिपुरा मोथा कितना बड़ा फैक्टर था जब आप लोग चुनाव प्रचार कर रहे थे? जनजाति बहुत बड़ा मुद्दा था कि नहीं था? नहीं, देखिए आने वाले दिन जरूर इस मुद्दे को लेके हम लोग बात करेंगे, और हम लोग का मेन इशू है जनजाति का उन्नयन चाहिए, उनका इकोनॉमिकली डेवलपमेंट हो, उस एरिया का डेवलपमेंट हो, हम लोग हमेशा करते रहे। तो हम लोग उनके साथ बैठ के हम लोग बात करेंगे। त्रिपुरा मोथा से आप बात करेंगे? नहीं, वो तो पहले भी हम लोग बात किए थे बहुत बार। अभी क्योंकि विधानसभा में फर्स्ट टाइम ये लोग आएंगे, तो जरूर हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ रणनीति कैसी सही बैठी या नहीं बैठी, और आगे की क्या रणनीति होगी, इस पर भी चर्चा होनी स्वाभाविक दिख रही है, जैसे वो अपने बयान में भी कह रहे हैं। लेकिन जश्न की तस्वीरें आने भी स्वाभाविक थी। उसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि जहां एक तरफ रुझान बीजेपी के हक में, बीजेपी की बम बम नजर आ रही है, तो जश्न भी बम बम। आप देखिए कार्यालय का नजारा बाहर की तरफ, अगर मैं आपको दिखाना चाहूं कि किस तरीके से अभी भी जो डीजे है वो चल रहा है, लगातार यहाँ पर नाच गाना हो रहा है, रंग खेला जा रहा है, गुलाल लगाए जा रहे हैं, लगातार यहाँ पर पटाखे फोड़े जा रहे हैं। जो लोग हैं वो अपनी गाड़ियों में बीजेपी का झंडा लगाकर, भगवा झंडा लगाकर पूरे शहर में घूम रहे हैं, और तमाम जो लोग हैं आप देखिए ये वोटर है बीजेपी के, लगातार यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। पूरी तरीके से यहाँ पर एक त्योहार का माहौल है, उत्सव मना रहे हैं यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता। बड़ी जीत मिली है असम के बाद त्रिपुरा अब एक ऐसा राज्य है जिसको आप कह सकते हैं जहां पर बीजेपी ने पूरी तरीके से अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया है, दूसरी बार एक बड़े मैंडेट के साथ। हालांकि उनको आदिवासी इलाकों में नुकसान हुआ है त्रिपुरा की वजह से, लेकिन बाकी जो शहरी वोटर है वो बिल्कुल कतई नहीं चुका है। आप देखिए मेरे पीछे ये लगातार जो रंग खेला जा रहा है, यहाँ पर अलग अलग लोग यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। बीजेपी के लिए हम लोग बहुत खुश है। बीजेपी अभी 40 सीट के आ गया और सामने 20 साल के लिए बीजेपी रहेगा। साफ तौर पर लोगों का कहना है कि बीजेपी ने काम किया 5 साल तक लगातार, इसका फायदा उनको चुनावों के अंदर, वोटिंग के अंदर मिला है। आप देखिए यहाँ पर अब लगातार जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है, शोर बढ़ता जा रहा है, और जो कार्यकर्ता है देखिए यहाँ पर आप देखिए बड़े बड़े बर्तनों में यहाँ पर प्रसाद लाया जा रहा है, खाना पीना लाया जा रहा है, क्योंकि जो कार्यकर्ता है वो बड़ी तादाद में यहाँ पहुंच रहे हैं। महिलाएं यहाँ पर खास तौर पर पहुंची है। एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दे दूं, 18 टिकट दिए थे बीजेपी ने त्रिपुरा के अंदर, उनमें से 12 महिलाओं ने अभी लीड बनाई हुई है। तो आप देखिए कि लगता है कि बड़े तौर पर जो महिलाएं हैं उन्होंने बीजेपी की सरकार को वोट दिया, पार्टी को वोट दिया, जिसका फायदा मिला है। आप देखिए लगातार यहाँ पर इस प्रकार के जो चित्र है, इस बार की जो तस्वीरें हैं सामने आ रही हैं। पिछले तकरीबन जब से तस्वीर साफ हुई है कि बीजेपी ने कंफर्टेबल मेजॉरिटी की तरफ बढ़ रही है, उसको किसी की सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो त्रिपुरा हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट एमएलए हो, और वो अपने दम पर कमबैक कर रही है। उसके बाद से लगातार यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं। उनका कहना है ये एक विकास की जीत है, और ये दर्शाता है कि किस प्रकार से लोगों ने बड़ी तादाद में शहरी वोटर हैं उन्होंने बीजेपी को वोट दिया। आप बताइए बीजेपी के जीत के क्या कारण मानते हैं आप? अच्छा हो गया, अच्छा वोट हो गया। बीजेपी तो इधर से जीतबे, ভালোভাবে জিতছে। यूपी के प्रयागराज में उमेश पाल मर्डर केस को लेकर योगी सरकार फुल एक्शन में है। आज प्रयागराज के अतीक अहमद के करीबी माने जाने वाले
सफदर अली नाम के शख्स के घर पर बुलडोजर चल रहा है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे हैं। तोड़फोड़ शुरू हो चुकी है। 5 बुलडोजर मकान ढहाने के लिए मौके पर मौजूद हैं। एक्शन से पहले सफदर अली को घर खाली करने के लिए कहा गया। कल भी प्रयागराज के चकिया इलाके में, याद होगा आपको, ऐसे ही बुलडोजर गरजा था। ये लगातार दूसरा दिन है जब बुलडोजर चलाया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दूसरा दिन जब एक्शन दिख रहा है। याद होगा मुख्यमंत्री का वो स्टेटमेंट जो सदन में उन्होंने दिया कि मिट्टी में मिलाकर रख देंगे, अब उसी की तैयारी यहां पर दिख रही है। कल की कार्रवाई में एक अंतर यह था कि वो छोटे मोहल्ले में मकान था, एक जेसीबी लगाई गई थी, लेकिन आज ये बीच बाजार में एक बीच सड़क पर ये मकान है, लिहाजा इसको जल्द से जल्द गिराने की जरूरत थी और इसी वजह से एक साथ जो कोई भी मशीन रुक नहीं रही है। कल एक मशीन आती थी, वो गिराती थी, फिर दूसरी मशीन आती थी तो एक को हटा दिया जाता, लेकिन आज एक साथ 3 मशीनें काम कर रही थी। अब तीनों मशीनों ने जब उसके जो कहा जाए कि नींव को कमजोर कर दिया, पूरी बिल्डिंग को कमजोर कर दिया, तो अब जेसीबी से उसके जो पंजे हैं, उस जेसीबी के पंजे उस पूरी इमारत को गिरा रहे हैं। एक साथ 5 मशीनें लगाई गई हैं। पूरे जो इलाके को अगर हम देखें तो पुलिस फोर्स ने घेर रखा है। पुलिस फोर्स ने पूरे इलाके को घेर रखा है। स्थानीय लोगों को भी यहाँ से इस रास्ते से गुजरने के लिए रोक दिया गया है। जो सामान है लोगों का, इस घर के मालिक का, सफदर अली का, उसको निकाल दिया गया और उसके बाद अब इसके डिमोलिशन की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो कहा जाए कि कल जिस तरीके से जावेद अहमद का मकान गिराया गया, आज उसी तरीके से यहाँ पर प्रयागराज में सफदर अली का भी मकान गिराया जा रहा है। जी देखिए, सफदर अली की बात करें तो सफदर अली का SSA गन हाउस है, यहाँ जॉनसन रोड है प्रयागराज में, जहाँ पर उनका गन हाउस है। बताया जा रहा है कि सफदर अली अतीक अहमद के बेहद करीबी हैं। हालांकि हमने सफदर अली से भी बात की, उनके दोनों बेटों से भी बात की जिनके नाम पर यह मकान रजिस्टर्ड है। उनका कहना है कि हमारा अतीक अहमद से कोई लेना देना नहीं है। अतीक अहमद चूंकि यहाँ से विधायक सांसद रहे और जिस तरीके से जनप्रतिनिधि से परिचय होता है वही हमारा परिचय है, लेकिन बाकी कोई हमारा उनसे लेना देना नहीं था, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं थी, ना ही हमारा उमेश पाल मर्डर के शूटरों से लेना देना है, कोई कनेक्शन नहीं है। उसके बाद भी ये कार्रवाई की जा रही है, ये कहना है सफदर अली उनके परिवार का। लेकिन जो प्रशासन के अधिकारी हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं, उनका कहना है कि अतीक अहमद ने तमाम ऐसे लोगों को फंड कर रखा था जिनको, जैसे कि कल जावेद अहमद खान के घर को गिराया गया, तो जावेद अहमद खान को बताया जा रहा है कि पहले अतीक अहमद के एक करीबी बिल्डर के द्वारा खरीदा गया और उस बिल्डर ने ये मकान जावेद अहमद को बेच दिया और जावेद अहमद ने वो मकान अतीक अहमद की पत्नी को किराए पर दे दिया। जावेद अहमद यहाँ नहीं रहता, उनकी पत्नी किराए पर रहने लगी अतीक अहमद की। तो इस तरीके से तमाम ऐसे जो, ये हम लोग भी जानते हैं कि तमाम जो माफिया होते हैं वो अपना ऐसे तमाम जो समाज में जो सफेद पोश जो शरीफ लोग होते हैं उनको पैट्रोनेज इसीलिए करते हैं कि ताकि आड़े वक्त में काम आए। ये पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि सफदर अली उनके हिमायती थे, उनके वफादार थे और प्रयागराज विकास प्राधिकरण कह रहा है कि उनका ये मकान इल्लीगल है, जिसका नक्शा पास नहीं था, पूरा मकान इल्लीगल है, जिसको लेकर के ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। आज सुबह एक नहीं 5 बुलडोजर जब सफदर अली के घर पहुंचे तो हड़कंप मच गया। सफदर अली की बंदूक की दुकान है और कहा जा रहा है कि शूटरों को गोली सफदर अली की दुकान से ही मिली थी, लेकिन सफदर अली तमाम आरोपों से इनकार कर रहा है। लगातार दूसरे दिन प्रयागराज के चकिया इलाके में बुलडोजर पहुंचा, एक नहीं 5। कितनी गाड़ियां हैं आप लोगों की? सब कुल मिलाकर आज कितने बुलडोजर चलेंगे? 5 बुलडोजर चलेंगे। किसके यहाँ पर? अब ये नहीं मालूम अभी। दूसरे दिन भी बुलडोजर के निशाने पर था कथित तौर पर अतीक अहमद का करीबी सफदर अली। घर के सामने बुलडोजर आकर खड़े हुए तो हड़कंप मच गया। आज सफदर अली का घर गिराया जाना है। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये घर है, ये सफदर अली का, और ये बुलडोजर भी आपको सामने नजर आ रहा होगा। इसी बुलडोजर से गिराया जाएगा और 5 बुलडोजर ऐसे बुलाए गए हैं। पुकलैंड मशीन भी है। पुकलैंड मशीन जब बड़े इमारतों को गिराना होता है तब उसका इस्तेमाल होता है और यहाँ पर स्थानीय पुलिस फोर्स मौजूद है। सफदर अली की बात करें तो सफदर अली का अपना गन हाउस है, SSA गन हाउस है यहाँ पर प्रयागराज में ही, और बताया जा रहा है कि सफदर अली का जो मकान है ये उनके दोनों बेटों के नाम पर दर्ज है।
बुलडोजर के साथ बड़ी तादाद में पुलिस वाले और प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद थे। एक्शन की तैयारी शुरू हुई तो सफदर अली के घर से सामान खाली करने की कवायद शुरू हुई। परिवार वालों ने विरोध जताया तो अधिकारियों ने कानून समझाया। तो सफदर अली का अतीक अहमद गैंग से कनेक्शन बताया गया, लेकिन इस मकान के ध्वस्तीकरण का नोटिस पहले भी कई बार दिया जा चुका था और अंतिम नोटिस अभी 28 फरवरी को दिया गया कि मकान ध्वस्त किया जाएगा। अब इस मकान के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है, जिसको लेकर के ये जो मजदूर हैं अभी ये सामान लेकर के धीरे धीरे निकल रहे हैं और ये ध्वस्तीकरण की जब ये मकान खाली हो जाएगा तब ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी शुरू होगी और जिसको लेकर के पूरी तैयारी कर ली गई है। जो पीएसी है, स्थानीय पुलिस फोर्स है, वो तैयार है कि जैसे मकान खाली हो घर वाले जो आसपास के पड़ोस के लोग हैं वो सिलेंडर और तमाम कागजात लेकर के अब बाहर निकल रहे हैं। मकान खाली किया जा रहा है। सफदर अली की प्रयागराज में बंदूक की दुकान है और कहा जा रहा है कि अतीक के शूटरों को उसी दुकान से वारदात को अंजाम देने के लिए कारतूस मुहैया हुई, लेकिन सफदर अली तमाम आरोपों से इनकार करते हैं। कहते हैं अतीक से उनका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं। यहाँ पे कौन रहता है? ये मेरे लड़के रहते हैं। आपने कोई अतीक गैंग से कोई संबंध है? करता ही नहीं साहब, कभी नहीं। बाप आपके खिलाफ नहीं, कभी नहीं। कभी किसी अतीक गैंग के नहीं, कभी नहीं, किसी के साथ कभी नहीं साहब, कभी नहीं। तो ये आपका नाम कैसे आ रहा है कि किसी ने डरवाया है? कोई नोटिस दिया गया आपने? इस बीच कुछ स्थानीय लोगों ने दावा किया कि सफदर अली का अतीक अहमद के साथ कोई खास कनेक्शन नहीं है। इस घर में सफदर अली के बेटे रहते हैं। प्रयागराज विकास प्राधिकरण का दावा है कि घर को खाली करने की नोटिस दे दी गई थी, लेकिन परिवार वाले किसी भी नोटिस के मिलने से इनकार करते हैं। ये कभी नोटिस दिया गया? नहीं भाई, कोई आप लोगों को प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने नोटिस? नहीं, कभी नहीं। अब क्या कह रहे हैं, कब खाली करना है? अब पता नहीं, हम लोग तो दुकान पे थे, अभी आया फोन की घर आओ तो तुरंत भागे चले आ रहे हैं। बुधवार को चकिया इलाके में ही अतीक अहमद के एक और करीबी के अवैध घर को मिट्टी में मिला दिया गया और अब अतीक के दूसरे करीबियों के घर को निस्तनाबूद करने की बारी है। संतोष शर्मा, प्रयागराज, आज तक।